वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में। अब हम आपकी मुलाकात करवाएंगे हमारे आज के मेहमान से। जी हम कहते हैं येलो सोफे पे हम अपने मेहमानों को बिठाते हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। डॉक्टर शहबाज रांझा ने आज हमें ज्वाइन किया है राइजिंग पाकिस्तान में। स्पेशल एजुकेशन पे आपका काम है, आज स्पीच थेरेपी पे बात होगी। और इसके अलावा मैं कह रही थी ना, एक थ्योरी है इनकी जिसने बहुत धूम मचाई हुई है, ना पाकिस्तान में बल्कि पूरे आगे भी पूरी दुनिया में भी बहुत सारी बातें भी इनसे हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे इसके, क्योंकि ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये एक थेरेपी भी है। ये क्या है इसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा पोइट भी हैं, पोइट्री भी इनसे सुनेगी। क्योंकि सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का शुक्र है। और सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा पीटीवी का, जिन्होंने बहुत अरसे के बाद दोबारा याद किया। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, बात हो रही है आपकी जो थ्योरी थी, मेरे तो ऊपर से गुजरेगी, मैं चाहूँगी कि आप उसको किस तरह बताएंगे। क्या था? न्यूरो ट्रांसमिशन कॉग्निटिव थ्योरी, ये क्या है? यहीं से शुरुआत करें। बेसिकली आप नॉर्मली ये समझे कि न्यूरो ट्रांसमिशन क्या होती है। जिस्म से दिमाग की तरफ न्यूरॉन्स को जो मैसेजेस जाते हैं और ब्रेन से बॉडी की तरफ जो मैसेज आते हैं, इसको न्यूरो ट्रांसमिशन कहते हैं। सही। और मेरी थ्योरी का जो मेन नुक्ता आगाज़ था वो ये था कि हम काम कर रहे थे कि दिमाग के जो फालिज के बच्चे हैं उनके हवाले से। ठीक है। तो उसमें जब दिमाग का डैमेज होता है या कोई सेल अपने काम छोड़ देते हैं, तो आपकी जो नॉर्मल पाथवेज होते हैं या न्यूरो कॉग्निटिव मैप्स होते हैं, वो कॉग्निटिव मैप्स जो है वो ख़राब हो जाते हैं या मेल कॉग्निटिव मैप्स बनना शुरू हो जाते हैं। सही। तो इसमें ये था कि आर्टिफिशियल तरीके से क्या कोई ऐसा तरीका मुमकिन है या वो सेल दोबारा उनको रीफंक्शनल किया जा सकता है। तो उस पर मैंने काम करना शुरू किया। ठीक है। और न्यूरो ट्रांसमिशन कॉग्निटिव थ्योरी जो है, इसके मेन जो चीज़ें नई उसमें आई वो थी कि मेल कॉग्निटिव मैप्स, अल्टरनेटिव कॉग्निटिव मैप्स, और उसके बाद जो है थ्रू साउंड वेव्स, यानी थ्रू साउंड वेव एनर्जी जो है वो दोबारा रीफंक्शनल ऑफ दो सेल्स जो कि पैरालाइज हो चुके हैं। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, इसका अभी रिजल्ट्स आपके सामने आए, किस तरह के रिजल्ट्स थे? कुछ एक अगर एक्सपीरियंस आप हमसे शेयर करें, कोई ऐसा केस हो जिसको आपने किया हो। ऐसा एक नहीं है, सैकड़ों लोग जो है वो नॉर्मल लाइफ में जा चुके हैं। अच्छा। जिनको दिमाग का या ज़ुबान का फालिज था, ख़ासकर जिसको टंग डिसऑर्थरिया कहते हैं या ज़ुबान का फालिज कहते हैं, वो यानी थोड़े बहुत नहीं है, डजन्स में नहीं है, बल्कि सैकड़ों या हज़ारों में आप उनको कह सकते हैं। तो उसमें बेसिकली अब जो है यहाँ तक बात चली गई है कि नस्ट में इस पर PhD हो रही है EME कॉलेज ऑफ नस्ट में। सही। और अमेरिका की लाइब्रेरी ऑफ मेडिसन में इसके ट्रायल रजिस्टर्ड हो चुके हैं। और आपकी जो इनोवेशन है, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की लिस्ट है 2020 की इनोवेशन की, उस पे 84 नंबर के साथ मेरे नाम के साथ मौजूद है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो ये अब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में इसको प्रैक्टिस किया जा रहा है, बल्कि बाहर ममालिक में भी इसको प्रैक्टिस किया जा रहा है। डेफिनेटली। और काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। नस्ट यूनिवर्सिटी के लेवल से जो है वो बोन यूनिवर्सिटी में इस पे काफ़ी ज़्यादा डिबेट हो चुकी है, जिसमें बेशुमार और यूनिवर्सिटीज़ के लोग मौजूद हैं पूरी दुनिया से, और बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है क्योंकि एक नया तरीका इलाज है। और फिर अब 3 हफ्ते पहले तकरीबन डान में एक रिसर्च आया हुई अमेरिकन की, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे साइंटिस्ट ने पिक के वो सेल्स जो कि काम नहीं कर रहे थे, उनको थ्रू साउंड वेव एनर्जी दोबारा रीफंक्शनल की है। ठीक है। जबकि मैं 98 से इस पे काम कर रहा था। अच्छा। और कई सालों पहले से बेशुमार लोग जो है उनका इलाज करके उनको अपनी नॉर्मल लाइफ में ले जा चुके हैं, बल्कि बहुत सारे बच्चे जो बोलते नहीं थे वो अब डॉक्टर बन चुके हैं और नॉर्मल पेरेंट्स बन चुके हैं। डॉक्टर साहब, कैसे ख्याल आया कि आपको ये काम करना है इन लोगों के लिए? क्योंकि अमूमन हमें होता है ना कि हम एक गोल सेट कर लेते हैं कि हमने इस फील्ड में जाना है, इस मकाम पे हमने जाना है, लेकिन दूसरों के लिए इतना काम करना कि वो अपनी नॉर्मल लाइफ में किसी तरह से वापस चले जाएं, नॉर्मल अपनी ज़िंदगी गुजारें, ये सोच कैसे आई आपके जहन में? सबसे पहले तो ये है कि 89 में जब मैंने मास्टर से फ़ारग हुआ, मैंने MSc साइकोलॉजी की और फ़ारग हुआ, तो ये पहली दफ़ा कोर्स स्पीच थेरेपी का पाकिस्तान में स्टार्ट हुआ। अच्छा। तो अमेरिकन और ब्रिटिश पढ़ाने के लिए आए थे, तो मेरे भाई यहाँ पे जॉब करते थे कम्प्लेक्स हॉस्पिटल में, उन्होंने मुझे बताया, तो इस तरह से वहाँ पे एडमिशन हो गया। ठीक है। तो एक नया तरीका इलाज था। मुझे बहुत अच्छी जॉब्स की ऑफ़र हुई, बट आई रिफ्यूज़ड। अच्छा। और मुझे यानी जब कहा गया तो मैंने कहा नहीं, मैंने इसी में काम करना है और मैं अपने मुल्क के लिए काम करना है, ना मुझे बाहर जाना है और ना किसी और जॉब में जाना है।
तो ये जज्बा था कि अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए काम करना है, ताकि अगर कोई चीज़ बनाई भी है, अगर वो दूसरे मुल्क जा रही, तो पता चले कि पाकिस्तानी ने ये चीज़ बनाई है और जी वो बिल्कुल ऐसे सब ही। प्रैक्टिस इसमें करें मुझे उसको। अमेरिका से अनलिमिटेड डॉलर्स पर मंथ की ऑफर हुई। अच्छा। 2008 में। हाँ। और मैंने उसको ऑप्ट नहीं किया। आपने वो ऑफर रिफ्यूज की कि जी, नहीं, आप अपने definitely। मुल्क के लिए काम करना। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चों में भी देखा जाता है कि दिमाग का फालिज होता है, ऐसे बहुत सारे केसेस हम देख रहे हैं। क्या वजूहात होती हैं, इसको किस तरह से आगे बेसिकली इसको सेल पाल्सी कहते हैं या दिमाग का फालिज कहते हैं। इसकी 3 तरह की वजूहात होती हैं, इनको पेरीनेटल, प्रीनेटल और पोस्टनेटल में आप क्लासीफाई करते हैं। जब बच्चा माँ के पेट में होता है, अगर पहले 3 महीने में कोई एक्सरे कर लिया जाए या रेडिएशंस का उसको एक्सपोजर हो जाए, तो तब भी प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बच्चे के दिमाग में हाइड्रोकेफेलस या पानी पड़ना शुरू हो जाए, तब भी उसकी वजह से हो सकता है। या थायराइड एक बहुत बड़ा इशू है, जिसकी वजह से इरिवर्सिबल ब्रेन डैमेज पॉसिबल होता है। इसके अलावा कज़न मैरिज में वस्ट ड्राफ्ट सिंड्रोम के नाम से एक बीमारी आती है, जिसमें यही प्रॉब्लम्स आती हैं, और उसकी वजह से भी हो सकता है। फिर उसके बाद ये कि RH फैक्टर, अगर माँ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव और बच्चे का भी नेगेटिव, तो एंटीबॉडीज़ पैदा होते हैं जो कि ब्रेन को डैमेज करते हैं। तो अगर टाइम पे उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं होती या ब्लड चेंज नहीं होता, तो उससे भी ये ब्रेन डैमेज हो सकता है। फिर उसके बाद जो सबसे बड़ा जो मैंने एक ज़माने में पिम से ही डाटा लिया और उस पर लिखा था कि फ्यूचर ट्रेंड्स एंड फिजिकल डिसेबिलिटी, तो मैंने देखा कि उसमें मैक्सिमम जो 68-69% बच्चे थे वो थे जो ड्यूरिंग बर्थ उनको लेट क्राई का मसला हुआ, यानी बर्थ एनॉक्सिया। ठीक है। तो ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से उनका ब्रेन पैरालाइज हुआ, और वो ब्रेन का हिस्सा जो कि मसल्स की कोऑर्डिनेशन को या मस्कुलर कोऑर्डिनेशन के रिस्पॉन्सिबल होता है, उसमें डैमेज हो जाता है। उसकी वजह से बच्चा जो है वो सेरेब्रल पाल्सी में चला जाता है। और उसकी इंडिकेशन जो है वो बहुत स्टार्ट में भी आप देख सकते हैं। जिन बच्चों ने फीड प्रॉपर मदर फीड नहीं ले पाते, या जब फीड लेते हैं तो उनको डिस्फेजिया की यानी प्रॉब्लम आती है या वॉमिटिंग फील होती है हमें। फिर उसके बाद टाइम पे गर्दन नहीं संभालते, टाइम पे कूइंग यानी कुछ आवाज़ें नहीं निकालते, टाइम पे बैबलिंग स्टार्ट नहीं करते, या 1 साल पे जाके वो प्रॉपर बोलना शुरू नहीं करते। ये सारे वो सिम्टम्स हैं जो कि आप अपने बच्चे में अगर देख रहे हैं कि ये इस टाइम पर ये नहीं कर रहा है, ये एक्टिविटी नहीं है, तो फिर आपको डॉक्टर को दिखाना भी ज़रूरी है। डेफिनेटली सबसे पहले तो ये है कि न्यूनेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, और उसके वो टेस्ट करते हैं, जिसमें कानों के टेस्ट करते हैं। ठीक है। उनके न्यूरो के जो इश्यूज़ होते हैं उसको देखते हैं। उसके बाद अगर फिर भी आप समझते हैं कि वहाँ कोई मिसिंग हो रही है, तो यू मस्ट, अगर उसको कोई फिजिकल डिले आ रहा है तो आपको फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। सही। और अगर उसको बोलने का इश्यू आ रहा है तो स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट जो उससे ज़रूर रब्ता करना चाहिए। ठीक है। डॉक्टर साहब, बहुत सारे बच्चे हम देख रहे होते हैं वो हकलाते भी हैं या ठीक से बोल नहीं पा रहे होते। कहा जा रहा होता है कि उनको स्पीच थेरेपी की ज़रूरत है, और बहुत सारे केसेस देखें जहाँ बच्चे नॉर्मल भी हो जाते हैं, नॉर्मल बोलना भी शुरू कर देते हैं। स्पीच थेरेपी के हवाले से आपका जो काम है, मैं चाहूँगी आप उसको भी थोड़ा सा हाईलाइट करें कि किस तरह से बच्चों को आप बोलना सिखाते हैं थेरेपी के थ्रू। ऐसा है कि जहाँ पे आपने बात की रुकने की या हकलाहट की, पहले उस पर बात करते हैं कि हकलाना जो है वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। सिर्फ हमारा रवैया या माशरती रवैया, वालिदैन का रवैया अगर मुनासिब ना हो, तो एक नॉर्मल रुकावट जो है वो बीमारी का या एक डिसऑर्डर का बायस बन सकती है। 3 से लेके 8 साल की एज के दरमियान में हर बच्चे ने ख़ास लबो लहजा अपनाना होता है। अगर वो बच्चा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, दूसरों को फॉलो नहीं करता, या बिलो इंटेलिजेंस उसके पास है तो वो दूसरों को फॉलो कर नहीं पाता, तो उससे वो एक ऐसी प्रॉब्लम का शिकार होता है कि उसको प्रॉपर वर्ड्स नहीं उस टाइम मिलते, तो वो रुकना शुरू होता है। तो हम उसको इंडिकेट करते हैं, उसको कहते हैं ऐसे ना बोलो, ये ना करो, वो ना करो। तो फिर ये होता है कि या वो उसमें दूसरों से फील करता है कि मैं शायद ठीक नहीं बोल पाता, उसके अंदर एक फ़ियर आना शुरू हो जाता है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता आइसबर्ग की सूरत अख्तियार करता चला जाता है, और वो कॉम्प्लिकेटेड होके तो मुख्तलिफ अलामात के सामने जब आती हैं, तो कभी साउंड को रिपीट करना शुरू कर देता है, कभी वर्ड्स को रिपीट करना शुरू कर देता है, कभी फ्रेजेस को रिपीट करना शुरू करता है। साइकोलॉजिकल है, साइकोलॉजिकल न्यूरोसाइकोलॉजिकल इशू आप कह सकते हैं। यानी खौफ की वजह से न्यूरो ट्रांसमीटर्स जो हैं वो ब्लॉक होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसके बोलने के आज़ा की जो कोऑर्डिनेशन है ब्रेन के साथ वो नहीं रहती। अच्छा, तो ये जो अमूमन हम कह रहे होते हैं, अच्छा इस
अब क्योंकि अमूमन हम जो आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, हम किसी को देखें, आम जुबान में हम कह रहे होते हैं अच्छा ये हकलानी की बीमारी है, तो एक्चुअली वो बीमारी ये साइकोलॉजिकल है सिर्फ जी कि बिल्कुल। आप जब बच्चे को टोकना शुरू करते हैं बहुत ज़्यादा, अगर और वो प्रेशर लेता है उस चीज़ का। स्टार्ट तो इससे होती है, लेकिन उसके बाद जो है वो उसके मुख्तलिफ डायमेंशन आ जाती हैं। ठीक है। यानी एक तो उसका साइकोलॉजिकल इशू हो गया, फिर उसके बाद हैबिट में कन्वर्ट हो जाती है, यानी सही। उसके मेल कॉग्निटिव मैप्स बन जाते हैं। ठीक हो गया। और फिर उसके बाद जो है वो बेशुमार उसके अंदर स्ट्रेस की वजह से उसके जो मसल्स के अंदर स्पैज़म है वो आ जाता है। फिर उसके साइकोलॉजिकल इश्यूज़ के साथ जो मेरे सामने चीज़ें आई हैं, हेड एक्स का होना और स्वेटिंग का होना, प्रॉपर आगे ना बढ़ पाना, अपनी एबिलिटीज़ को प्रॉपरली फुल पोटेंशियल के साथ जो है वो यूज़ ना कर सकना, सही। तो ये बहुत सारे मसाइल का बच्चा शिकार हो डॉक्टर जाता है साहब जब वो बड़ा होता है। इसको आप किस तरह से ट्रीट किस तरह से करते हैं? इसमें ये कि सबसे पहला तो काउंसलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, पेरेंट काउंसलिंग, सही। कि 3 से लेके तो 5-6 साल के दरमियान जब बच्चे को इतनी अवेयरनेस नहीं होती, तो आप उस दौरान उसको अवेयरनेस देने की बजाय आप उसको थोड़ा सा कुछ तरीके अख्तियार करें जिनके से वो ऑटोमेटिकली बच्चा उस मुश्किल से निकल जाए। वो तरीके क्या हैं कि एक तो ये है कि उसके साथ आप स्लो बात करें, आसान अल्फाज इस्तेमाल करें और छोटे फ़िक्रे इस्तेमाल करें। अगर बच्चा बात कर रहा है तो आप कहीं तेज़ी में हैं तो आप तेज़ी ना दिखाएं, पहले बैठ के आराम से उसकी बात सुनें और उसके बाद कोई अपना काम करें। ऐसा नहीं है एक दफ़ा तो बच्चा है तो आपने बहुत प्यार किया, अगली दफ़ा तो आपने कहा चुप करो, तुम तो काम ही करने नहीं देते हमें, कोई बात ही नहीं करने देते, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। जब वो बात करने लगे तो कोई दूसरा आके उसकी बात को ना टोके, उसको अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका दें। सही। तो उससे ये होता है कि उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हो जाता है और वो अपनी उन स्किल्स को ले लेता है जो कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी होती हैं। तो ये उससे तो वो होगी निकल जाता है। पेरेंट्स की काउंसलिंग के, उनको उनके लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है जी, कि बिल्कुल। बच्चे को टोकना नहीं है अपनी किसी बात पे, उसको प्रेशराइज नहीं करना, उसको बार बार ये नहीं बताना है कि ये तुम ऐसे करते हो या वैसे करते हो, साथ साथ उसकी बात को आपने सुनना है, उसे प्रॉपर टाइम दी। बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल ठीक है। अब आप उस बच्चे को किस तरह से ट्रीट करते हैं यानी कि वो अपने जिसको ऊपर काम डिसऑर्डर करे? हो जाता है, जी, चाहे वो बिल्कुल। बच्चा है या बड़ा है, एग्जैक्टली। उसका ये है कि सबसे पहले आपको शायद आइडिया हो, मैं कंसल्टेंट होम्यो फिजिशियन भी हूँ और मैं उनको एज ए सपोर्टिव मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन को भी यूज़ करता हूँ, बड़े अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन असल चीज़ जो है वो थेरेपी है और उसमें ये है कि एक तो रीडिंग के एक प्रोसेस हम गुजारते हैं, उसके बाद ये होता है कि उसको फ्री एसोसिएशन यानी फ्री या तहलील नफ्सी का एक जो प्रोसेस है उसमें भी ले जाते हैं कि उसका वो छुपा हुआ खौफ जो है उसको वहाँ तक लेके जाएं और उसको सामना करने में उसकी मदद करें ताकि वो ख़त्म हो सके। क्योंकि अगर वो खौफ लाशऊर में रहेगा तो बार बार उसको ये प्रॉब्लम आएगी। इसके साथ रिलैक्सेशन की कुछ थेरेपीज़ होती हैं और आप ये समझ लें कि इसको जिस तरह कॉग्निटिव थेरेपीज़ होती हैं कि आप उसको रीएश्योरेंस देते हैं कि नहीं तुम ठीक हो, यू आर फाइन, आप इससे निकल जाओ, उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हैं, साथ उसकी हैबिट को ठीक करते हैं, तो मतलब ठीक हो जाता है। तो ये यही है कि एक चीज़ को आपने एक्नॉलेज तो करना है सबसे पहले, एक्नॉलेज करके फिर आप घर वाले सबसे पहले पेरेंट्स आपके, बहन भाई आपके, वो एक रोल प्ले करेंगे, एक पार्ट प्ले करेंगे और उसके बाद आपने किसी एक्सपर्ट को ज़रूर दिखाना है। ये प्रोफेशनल हेल्प लेनी बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। जिस तरह आप बता रहे हैं कि उसको आपने इस लेवल पे लेके जाना है तो वो डेफिनेटली कोई प्रोफेशनल ही लेकर जा सकता है। बल्कि ये सिर्फ यहाँ तक नहीं है, आप आने वाली नस्लों में इसको ट्रांसमिट होने से रोक सकते हैं, क्योंकि नया आने वाला बच्चा बहुत चांस है कि वो अपने बाप को फॉलो करे। तो अगर पहले ही ट्रीटमेंट हो जाएगा तो ये स्टॉप हो जाएगा, यहाँ पे आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है मेरे ख्याल में ये स्पीच थेरेपी अमूमन हम अक्सर कह रहे होते हैं ये बीमारी है या इस तरह की कोई बात कर रहे होते हैं, तो ये बेसिकली आपका साइकोलॉजिकल एक इशू होता है जिसको आप चाहें तो ये ठीक भी हो सकता है अगर प्रॉपर इस तरह के स्टेप्स लिए जा सकते हैं। डॉक्टर साहब हम लेंगे अब एक ब्रेक राइजिंग पाकिस्तान में। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे, ज़रा डॉक्टर साहब अपनी किताबें साथ लेकर आए। हमने सोचा कि राइजिंग पाकिस्तान में ज़रा शायरी वायरी भी हो जाए। अब शायरी के बाद जो मैंने वायरी लगाया है ये इसकी मेरी क्लास होगी इस ब्रेक के बाद, क्योंकि जो शायर हजरात होते हैं अक्सर वो उर्दू के मामले में ना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। देखते हैं डॉक्टर साहब जो है वो स्ट्रिक्ट है या नहीं है, जानेंगे इस ब्रेक के बाद। यह राइजिंग पाकिस्तान।
अच्छा जी, बहुत सारे मैसेजेस आना शुरू हो गए थे आप सबके। मैंने कहा था ना मैसेजेस भेजें, आप क्या क्या फ़ील करें इस वक्त, आपकी क्या फीलिंग है हर सेगमेंट के बाद तो शेयर करें। तो मेरे पास कार्ड्स आ चुके हैं, कुछ मैसेजेस हमने सोचा कि साथ साथ शामिल करें प्रोग्राम में। नायला ने हमें गुजर खान से मैसेज भेजा है। नायला कहती हैं, मिनाहिल की बताई हुई तमाम बातें बहुत मुफीद थी। सबीन आपी, मिनाहिल ने जो प्रोएक्टिव के बारे में बताया वो ज़बरदस्त था, और इंसान एक्टिव होने के बजाय अगर प्रोएक्टिव हो जाए तो वो ज़िंदगी में मज़ीद कामयाब हो सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है नायला। मिनाहिल ने ये बताया था कि बाज़ औक़ात आपके सामने अगर कोई सिचुएशन होती है और आपको लग रहा होता है कि ये कुछ ठीक नहीं जा रही, आपके मुताबिक नहीं जा रही, तो जो प्रोएक्टिव लोग होते हैं वो उस सिचुएशन को ठीक करने की तरफ सोचते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं, प्रोएक्टिव हो जाते हैं कि उस सिचुएशन में जाने से पहले वो अपना माइंड बना लेते हैं कि इस मसले से उनको गुजरना है एक पॉजिटिविटी के साथ, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। तो ये ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होता है कि हर चीज़ पे रोना नहीं होता, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये चीज़ मेरे मुताबिक है, हर चीज़ आपके मुताबिक नहीं हो सकती। तो ज़िंदगी में प्रोएक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छा जी, अनीका खुशी ने हमें चीचा वतनी से मैसेज भेजा है। अनीका कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम सबीन आपी, आप लोगों का शो बहुत अच्छा जा रहा है और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव शो है हमारे लिए। कहती है कि जी मैं हर सुबह जो है वो आपका शो उठकर देखती हूँ और हमारे लिए बहुत कुछ इसमें सीखने को होता है। अनीका बहुत शुक्रिया। ये तो आपने बताया कि इन्फॉर्मेशन होती है काफ़ी सारी, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन हर सेगमेंट से आपको क्या सीखने को मिलता है ये भी हमें आप ज़रूर बताएं। अच्छा जी, फ़ायज़ा ने हमें गुजरात से मैसेज भेजा है। फ़ायज़ा कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम, शाहरुख ने एक अस्सलाम वालेकुम का वालेकुम अस्सलाम। शाहरुख ने जो एक रूल बताया वो बहुत अच्छा और बामायनी लगा है कि जो आपकी फील्ड में कामयाब लोग हैं उन्हें compete करने की कोशिश ना करें, और ये कि ज़्यादा एनर्जेटिक और क्लेवर खुद को शो ना करें, क्योंकि इससे आपका इमेज अगले के माइंड पर बहुत बुरा पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही है फ़ायज़ा, मेरे ख्याल में आपके भी ज़िंदगी के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो कि आपने इतनी बड़ी बात इतने कम अल्फाज में आपने उसको समेट के हमें भेज दिया, जो कि हमने शेयर कर दी है। शाहरुख ने बिल्कुल यही बात बताई है कि आप अगर अपनी फील्ड में कुछ कर रहे हैं तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं होगी कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। आपका जो काम होगा वही बोलेगा, आपका काम खुद लोगों को बताएगा और आपकी अपनी एक पहचान बनेगी। ना कि ये कि आप सबको बताना शुरू करें, आप खुद बताना शुरू करेंगे तो आपकी वो वैल्यू जो है नहीं रहती, आपकी वैल्यू डाउन होना शुरू हो जाती है। तो कभी भी ना बताएं किसी को कि मैं तो ये, मैं तो वो, ऐसे वैसे। क्यों? क्योंकि आपका काम ऐसा होना चाहिए कि लोग आपको कहें कि जी आपने ये काम किया है। तो ये जो साथ साथ हम बुक रिव्यू भी दे रहे होते हैं, अगर आप किताब नहीं भी पढ़े होते, आई एम श्योर ये किताब अभी आपने शायद ना पढ़ी हो, लेकिन आपने देखिए इसमें से कितना कुछ सीख लिया। तो ये सेगमेंट भी हमने इसीलिए राइजिंग पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया है। अच्छा जी, अभी मेरे पास यही मैसेज मौजूद है, हम बढ़ते हैं जी हमारे कंटिन्यू करेंगे हमारे सेगमेंट को। हमारे साथ डॉक्टर शहबाज रांझा मौजूद हैं अभी। अच्छा सर, ये रांझा तखल्लुस से आपका? नहीं, रांझा मेरी कास्ट है। आपकी कास्ट है? और आपको अच्छा। पंजाब का एक बहुत हाँ। ऑनरेबल ट्राइब है। ठीक है। मंडी बौद्दीन और सरगोदा में मैक्सिमम जो है वो लोग अपनी शायरी चनाब के किनारे आबाद हैं। बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा जी, शायरी के बारे में अगर हमें थोड़ा बताएं कि एक तरफ तो जी स्पीच थेरेपी पे बात हो रही है, उस पर आप काम कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ जी पता चला डॉक्टर शहबाज एक शायर भी हैं। ऐसा है कि मैंने मैट्रिक में पहली नज़म लिखी थी और उसके बाद जो है वो 83 में मैंने पहला मुशायरा मंडी बौद्दीन डिस्ट्रिक्ट में पढ़ा, डिस्ट्रिक्ट लेवल का। और उसके बाद ज़मींदार कॉलेज गुजरात में जब हम गए तो वहाँ सैफुर रहमान सैफ़ी साहब थे, उनको पता चला मैं लिखता हूँ तो मुझे बुलाया, कहते हैं भाई हज़रत आप लिखते भी हैं और हमें बताते भी नहीं। तो अभी मैगज़ीन आने वाला है तो आप उसके लिए कुछ गज़लें लिखें। तो मैंने उसके लिए कुछ गज़लें लिखी जो उसमें पब्लिश भी हुई। उसके बाद मैं साइकोलॉजी में मरे कॉलेज सियालकोट चला गया। सही। वहाँ जाके आप ये समझ लें प्रोफेशनल लाइफ तब्दील हो गई। तो मैंने साइकोलॉजी पे अपना फोकस किया। फिर उसके बाद जो है वो आके जब स्पीच थेरेपी में चला गया तो ये एक तरह से मैंने इसको साइड लाइन कर दिया, शायरी को। लेकिन इस ज़माने में हमारे दोस्त अलकार बाब ज़ौक़ वाले G8 मरकज़ में बैठा करते थे। हमारा साथ क्लिनिक था तो मुझे बुला लिया करते वहाँ पे। गज़नफ़र हाशमी साहब थे, महबूब ज़फ़र साहब थे। अच्छा। उस ज़माने मनशा याद साहब आते थे वहाँ पे, एजाज़ चौधरी, सब बड़े बड़े नाम। तो मैं इनके साथ भी अल्लाह का शुक्र है मुझे बैठने का मौका मिला, लेकिन मैं इसको रेगुलेट नहीं कर सका। अच्छा। ये कुछ अरसे बाद वहाँ से शिफ्ट हो गया, मैं अपनी दुनिया में मगन हो गया। लेकिन उसके बाद जब हुआ ये कि अफ़गानिस्तान पे दोबारा अमेरिकन ने अटैक किया तो मुझे नींद नहीं आती थी। मैंने फिर दोबारा लिखना शुरू किया और फिर उसके बाद मैंने 5 साल जो है वो रोज़नामा यूनिवर्सल रिकॉर्डर में कतात लिखे अंबर रांझा के नाम से। और फिर उसके बाद जो है वो जब कोरोना का इशू आया
तो हमें गवर्नमेंट ने कहा कि अब आप घर बैठ के थोड़ा काम कर लिया करें, तो मैंने उसका फ़ायदा उठाया। मैंने उन चंद शोरा में जिन्होंने कोरोना पे बेताशा शायरी लिखी, और अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ से फिर स्टार्ट लिया। फिर मैंने इंटरनेशनल मुशायरे पढ़ने शुरू किया ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन का आपको पता है इसके बाद बहुत ज़्यादा रवाज हो गया। बिल्कुल, पेंडेमिक में तो सभी तो अब भी ऑनलाइन मुशायरे पढ़ते हैं। आप अल्लाह का शुक्र है इस टाइम इंडो पाक में एक छोटा सा नाम हमारा भी जो है वो लिया जाता है कि शायरी कर लेता हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त सर। कुछ अपनी किताबें भी मेरे ख्याल में आप लेकर आए। एक किताब मेरे पास भी है अभी यहाँ पे, मैं चाहूँगी इसके बारे में। सुबह 9 क्या मतलब है इसका? ये किस बारे में आपने लिखी? ऐसा है कि मेरी 4 किताबें तो पब्लिश हो चुकी हैं, और जिनमें सबसे आखिरी जो है वो सुबह 9 है। इससे पहले बज़्म रिंदी, नवाए अंबर, कलाम अंबर, और 2 अभी ज़ेरे अशात हैं, जिसमें आखिर शब पिछली शब का चंदा और दारे मंसूर से। ये एक ऐसे नई शायरी शुरू की। फिर मैंने जब मैंने कदम रखा तो फिर मेरे कुछ नज़रियात हैं, मैंने सोचा उनको शायरी के ज़रिए लोगों तक पहुंचाया जाए। और इस दौरान कुछ दोस्त से बाप ने कांटेक्ट किया, तो हमारी एक तंजीम है तरवीज अदब पाकिस्तान, में उसका सरपरस्त आला भी हूँ। तो उन्होंने, बच्चे हैं, ज़्यादा यंग लोग हैं, थोड़े से बड़े लोग हैं, तो उनके साथ मिल के एक जो है वो लोगों की अदब के ज़रिए उनके ज़हनों की आबियारी करने का बीड़ा उठाया। और उसमें काफ़ी सारे हम प्रोग्राम करते रहते हैं मुख्तलिफ शहरों में, जैसे फैसलाबाद है, लाहौर है, उकाड़ा है, मुल्तान है। तो ये प्रोग्राम हमारे चलते रहते हैं, इस्लामाबाद वगैरह में। तो इंशाल्लाह ये सुबह 9 का ये कॉन्सेप्ट ये था कि जब बज़्म रिंदी मैंने उसको किताब को मुरतब किया, तो उसमें ये समझ लें कि कोरोना के दौरान में मैंने रिंदों को जमा किया, तो उनके लिए ऐसी महफ़िल सजाई जो कि उनको उन मुश्किलात से या उन गमों से निकाल के एक नई दुनिया की तरफ ले आए, जो खुशियों भरी दुनिया हो और नई उम्मीद की दुनिया हो। अरे वाह, कितना ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। और अभी आपने बात की कि पेंडेमिक में भी लोगों को यही लग रहा था कि इसके आगे पता नहीं क्या होगा, दुनिया बदल जाएगी, लेकिन हम हर फील्ड के लोगों ने अपना अपना पार्ट प्ले किया, जिसमें तो उसके बाद ये हुआ कि जब नई दुनिया की बात आई तो फिर मैंने नई सुबह का ख्वाब देखना शुरू किया। वो सुबह जो बहुत रोशन हो और दुनिया की मुश्किलात का अजाला कर सके, और एक ऐसे मुआशरे की तरफ हम जा सकें जिसमें हर इंसान सुखी हो, किसी को गम और तकलीफ़ ना हो। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगी कुछ सुना भी दें आप हमें। जी ज़रूर, बिल्कुल, इरशाद। इसी किताब में से सुबह 9 में से अच्छा, ऐसा है कि मेरी बहुत सारे जो है ना वो कलाम मुख्तलिफ लोगों ने गाया हुआ भी है। ठीक है। तो अगर कोई उसको पढ़ना भी चाहे तो पढ़ सकता है, सुन सकता है, नेट के ऊपर मौजूद है। ठीक है, इंटरनेट पे ये ऑनलाइन भी इसको आप जी डेफिनेटली। बिल्कुल। तो आप देखते हैं कि क्या निकलता है, जो निकलेगा वो आपको सुना देते हैं। ठीक है, कुछ सोच के नहीं आए हुए, बस ये है कि किताब अपनी है, कुछ भी पढ़ देंगे। ऐसा है कि जो गज़ल मेरे सामने अभी आई है उसका मतला है, घाव भी ये गहरे हैं, घाव भी ये गहरे हैं, सब रोग सुनहरे हैं। घाव भी ये गहरे हैं, सब रोग सुनहरे हैं, सुनते जो नहीं मुझको वो लोग तो बहरे हैं। सुनते जो नहीं मुझको वो लोग तो बहरे हैं, वो अक्ल के मालिक हैं। ये कोरोना के हवाले से। जी। वो अक्ल के मालिक हैं, घर रोज़ जो ठहरे हैं। वो अक्ल के मालिक हैं, घर रोज़ जो ठहरे हैं, जीते जो अगर थे हम, जीते जो अगर थे हम, अब मौत के पैरे हैं। जीते जो अगर थे हम, अब मौत के पैरे हैं। उल्फत में मिले हैं दुख, उल्फत में मिले हैं दुख, अब रोज़ कटहरे हैं। उल्फत में मिले हैं दुख, अब रोज़ कटहरे हैं, और चुनते हैं जो अंबर गुल, चुनते हैं जो अंबर गुल, नज़रों में मुसहरे हैं। घाव भी ये गहरे हैं, सब रोग सुनहरे हैं। आप देखें कि हमने दुख और अलम से जहाँ शुरू किया, नो डाउट कि वो बहुत कीमती गम दुख थे, और उनको उनसे निकलते हुए जब इख्तिताम किया मक्ता का, तो चुनते हैं जो अंबर गुल, नज़रों में मुसहरे हैं। यानी आने वाला वक्त जो है वो इतना खूबसूरत हो कि बिल्कुल एक जैसे नया एक शादीशुदा जोड़ा होता है, उनकी मुसहरी पे आप खुशियाँ उनकी देखते हैं, उसी तरह हमारी नज़रों में भी अपनी कौम के लिए मुसहरे जो है वो सजे हुए। ज़बरदस्त डॉक्टर साहब, ये वो टाइम है जिसमें सबसे हमने पूछा ना उनका टैलेंट
क्या था? लोगों ने कहा कि हमने अपने आप को बहुत पहचाना इस टाइम के अंदर, कि थोड़ा वक्त मिला सबको कि अपने बारे में जान सकें, अपने साथ वक्त गुजारने का मौका मिला। तो वो एक अलग बात है कि सोशल मीडिया पे भी हमने बहुत ज़्यादा, लेकिन कितना ही सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते, एक वक्त आया कि बस हो गई थी सोशल मीडिया से भी। तो उसमें एक पॉजिटिव मैसेज देना, स्पेशली लोगों को बताना कि घर से निकलना और घर से निकलने वाले और घर के अंदर रहने वाले में कितना फ़र्क है और क्या नुकसानात हो सकते हैं, तो वो कहते हैं ना, एक्सप्रेस करने का अपना तरीका होता है हर किसी का। तो आप भी जो माशरे में देखते हैं ऐसी चीज़ें जो कि आपको लगता है कि ठीक होनी चाहिए, तो आप अपनी शायरी के थ्रू उनको एक्सप्रेस कर देते हैं। देखिए, शायर जो है ना, वो एहसास होता है, और फिर वो माहिर नफ्सियात भी हो, जो लोगों की ज़रूरियात को समझ सकता हो, जो लोगों के मसाइल को समझ सकता हो, और वो उनकी वो ज़रूरियात नहीं जो हमें नज़र आती हैं, उनकी रूह की ज़रूरियात, उनकी नफ्सियात की ज़रूरियात को समझता हो, और फिर उसको बात कहने का ढंग भी आ जाए, तो उस मालिक की देन है। तो डॉक्टर साहब, ये जो सारे शायर हमें कहते हैं कि आमद होती है, सोचा हुआ नहीं होता, आमद होती है, बस लिखना हो, आपके साथ भी ऐसा ही होता है? ऐसा है कि मैं सुबह की नमाज के या तो पहले लिखता हूँ या बाद में लिखता हूँ। अच्छा। और अल्लाह का शुक्र है, इस टाइम पे लोग हैरान हैं, इंडो पाक के बड़े बड़े शोरा असातिज़ा, कि मैं किस तरह से एक एक दिन में 2-2 3-3 गज़लें लिखता हूँ। अच्छा। और ये आमद होती है, मैं उसको सोच के नहीं लिखता। सही, मतलब आप जो बस वो आपके दिमाग में जो भी चल रहा होता है, आमद होती है और आप भी लिख देते हैं। तो ये सारे शायर हजरात, ये बात बहुत ज़बरदस्त नशिस्त रही। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब आने के लिए, बहुत मज़ा आया, और किताब भी आपकी रिकमेंड हम भी सबको करते हैं, सुबह 9, ये ज़रूर पढ़ें, और ऑनलाइन भी ये मौजूद है। जी, PTV होम का भी दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ। हाँ। और हमारे मुल्क का बहुत अच्छा इदारा है, और इस इदारे की ये खासियत है कि इस इदारे ने दूसरे आने वाले प्राइवेट इदारों को मैन पावर जो है वो ट्रेन करके दी है। बिल्कुल। और इस एक बहुत बड़ा रोल है। जो आप बड़ा नाम बताए ना, ये बड़ा नाम है अभी इंडस्ट्री का या कहीं भी, तो वो आपको नजर आएगा कि वो PTV का ही बनाया हुआ सितारा है। बिल्कुल ऐसे ही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इसी तरह से आप अच्छी शायरी के थ्रू लोगों तक मैसेजेस पहुंचाते रहें, और इसके अलावा जो आपका दूसरा कॉज है स्पीच थेरेपी का, उसको भी आप अच्छे तरीके से आगे ले जाते रहें। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जज़ाकल्लाह। ख़वातीन हज़रात, आपने भी हमें ज़रूर बताना है कि आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा, और इसके अलावा जिस तरह से मिनाहिल ने आज बहुत अच्छी, जो पहली स्लाइड थी उनकी आज की प्रेजेंटेशन की, मुझे बहुत अच्छी लगी, प्रोएक्टिव वाली, और आपने भी उसको हमें बार बार मैसेजेस में भी, अभी तो हमने एक मैसेज शामिल किया, बहुत सारे आपके मैसेजेस भी आ रहे हैं। आप ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं? क्या आप प्रोएक्टिव होते हैं, या आप सिर्फ एक्टिव होते हैं, या आप सिर्फ परेशान हो जाते हैं अगर आप देखते हैं कि कोई सिचुएशन आपके मुताबिक नहीं है? यह आप हमें ज़रूर बताएंगे हमारे सोशल मीडिया पे, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।